नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्मार्ट प्रेप विधि में आपका स्वागत है। मेरा नाम विनायक त्रिपाठी है। दोस्तों, हम राष्ट्रपति के बारे में एक सीरीज चला रहे हैं। एक तरह से मान लीजिए कि पॉलिटी की हम एक सीरीज चला रहे हैं, पॉलिटी की वीडियोस बना रहे हैं। तो उसमें क्या है दोस्तों कि हम आपको एक चीज़ बता देना चाहते हैं। सबसे पहले हम इसमें आपको संशोधन के बारे में थोड़ा बता देना चाहते हैं। क्योंकि कई बार जो हम वीडियो बनाते हैं संशोधन के बारे में आता है, तो हम अपने व्यूअर्स के लिए चाहते हैं कि वो संशोधन को अच्छी तरह से समझते रहें, क्योंकि हर चीज़ में एक संशोधन लगा रहता है। तो संशोधन आप जानेंगे तो आपको वीडियोस अच्छी तरह समझ में आएंगे, क्लासेस अच्छी तरह से समझ में आएंगी। तो उसी क्रम में दोस्तों हम ये टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं कि संशोधन क्या होता है, कैसे संशोधन होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं संशोधन के प्रकार के बारे में। तो हम आपको एक नॉर्मली बताते हैं कि संशोधन कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, संशोधन 3 प्रकार के मुख्यतया होते हैं। साधारण बहुमत द्वारा संशोधन पहला, विशेष बहुमत दूसरा, और एक और विशेष बहुमत होता है जिसमें आधे राज्यों की सहमति की भी ज़रूरत पड़ती है। इन सब चीज़ों को हम आगे चल के डिटेल में समझेंगे, तो आप इस वीडियो में बने रहें। दोस्तों, हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको अभी सब्सक्राइब करें। तो आइए समझते हैं क्या है संशोधन। दोस्तों, हमारे संविधान में संशोधन के बारे में चर्चा की गई है कि संशोधन कैसे होंगे, क्या कैसे होगा। तो दोस्तों, संशोधन में सबसे पहला जो संशोधन है कि बहुत सारे विषयों पर जो नॉर्मल संशोधन होता है, तो वो है साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। अब साधारण बहुमत का संशोधन आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कहीं आप वोटिंग कर रहे हैं या फिर कुछ भी वोटिंग हो रही है, तो उसमें जीतता कौन है? नॉर्मली जो सबसे ज़्यादा जिसको वोट मिलेगा वही जीत जाएगा। तो यहाँ भी ऐसा है, लेकिन यहाँ क्या होता है, सिर्फ 2 ही होते हैं, पक्ष होता है, विपक्ष होता है। तो साधारण बहुमत में जो लोग सदन में उपस्थित हैं और जो लोग मतदान कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि सदन में उपस्थित होते हैं लेकिन बाद में चले जाते हैं या फिर आते जाते रहते हैं या फिर वॉकआउट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उनको नहीं, जो सदन में प्रेजेंट टाइम उपस्थित हैं, जब मतदान होता है तो उस समय गेट बंद कर दिए जाते हैं। तो सदन में उपस्थित और मतदान करने वालों का बहुमत का मतलब कि आधे से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि 100 लोग वोट कर रहे हैं, तो उसमें जब जो 51 की तरफ जाएगा, जहाँ 51 या उससे ज़्यादा मत होंगे, उसी को विजयी बना दिया जाएगा। तो एक तो ये हो गया साधारण बहुमत। अब मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे। दोस्तों, ये क्लास इतनी आसान नहीं है जितना आप सोच रहे होंगे। इस क्लास को आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा, एकदम कंसंट्रेशन बना के सुनना होगा, क्योंकि आगे जो बहुमत आने वाले हैं उनमें बहुत करीबी अंतर है। तो आइए समझते हैं, लेकिन हम बहुत ईजिली आपको समझाएंगे, बिल्कुल आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से समझाएंगे, आप बने रहिए इस वीडियो में बस। दोस्तों, अब हम साधारण बहुमत के थोड़ा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे देखिए, राज्य विधान परिषद का गठन, अभी देखे होंगे आप, पश्चिम बंगाल में जब चुनाव हुआ था तो वहाँ पे विधानसभा थी केवल, लेकिन जब ममता बनर्जी चुनाव हार गई और उनको मुख्यमंत्री बनना था, तो उनको क्या किया गया, विधान परिषद का सदस्य बना। अगर विधान परिषद का सदस्य बनेंगी तब मुख्यमंत्री बनने का चांस बन जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के लिए आप चाहे विधान परिषद के सदस्य हों चाहे विधानसभा के सदस्य हों, आपको मुख्यमंत्री बनने के लिए आपकी पात्रता होगी। तो वहाँ पर जल्दी जल्दी में पश्चिम बंगाल में विधान परिषद का गठन किया गया। तो विधान परिषद का गठन कैसे होता है? साधारण बहुमत से होता है। इसी तरह नागरिकता की जो प्राप्ति और समाप्ति का मैटर होता है, जैसे अभी सीए वाला कानून आया था, तो वहाँ भी साधारण बहुमत से कानून बना दिए जाते हैं। और केंद्र शासित प्रदेश बनाने में भी साधारण बहुमत की जरूरत होती है, जैसे अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो आप इन एग्जाम्पल की मदद से आप समझ सकते हैं कि साधारण बहुमत क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने इस वीडियो में। दोस्तों, आगे बढ़ने में हम देखेंगे विशेष बहुमत क्या होता है। अब विशेष बहुमत 4 तरह के होते हैं। तो 4 तरह में जो सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे कॉमन है, वो है, जिसको हम टाइप 1 में रखे हुए हैं, वो है कि आर्टिकल 368 के तहत जो भी संशोधन होते हैं उसको हम टाइप 1 में रख रहे हैं, विशेष बहुमत में। अब इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसमें कुल सदस्य संख्या का बहुमत पहला, दूसरा उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत, और इसमें क्या है दोस्तों कि जो पद खाली हैं, अनुपस्थित हैं, इन सबसे मैटर नहीं है, ये टोटल गिना ही जाएगा। जैसे हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, मान लीजिए कि सदन की कुल सदस्य संख्या, एक तरह से मान लीजिए यहाँ लिख देते हैं कि 550 या 550 या फिर कुछ ऐसा। देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ कुल सदस्य संख्याओं का बहुमत, तो कुल सदस्य संख्या का बहुमत क्या है? जैसे मान लीजिए कि अगर सदन में 400 पद हैं, मतलब 400 सीट है, 400 सीट का चुनाव हो सकता है, तो इसमें से 201 चाहिए। भले चुनाव में पद खाली हो, मान लीजिए कि भले 300 सीट भरी हो, लेकिन जब गिना जाएगा 400 को लेके गिना जाएगा, 300 को नहीं गिना जाएगा। कि मान लीजिए 300 पद पे चुनाव हुआ है, 10-20 सीट खाली है या फिर कुछ निरस्त हो गए हैं या फिर किसी तरह से रिक्ति हो गई है, तो इसको नहीं गिना जाएगा। यहाँ गिना जाएगा 400 पे, टोटल स्ट्रेंथ पे, जो हम यहाँ लिखे हुए हैं टोटल स्ट्रेंथ, इसको आप समझ के चलिए, टोटल स्ट्रेंथ पे गिना जाएगा, जितने उस सदस्य की क्षमता है। अब आगे समझते हैं, उपस्थिति एवं मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे मान लीजिए कि 400 की संख्या थी, मतलब 400 की टोटल संख्या थी और उसमें उपस्थित हैं अभी 300 आदमी,
तो 300 आदमी का 2/3 बहुमत चाहिए। तो जो आएगा एक तरह से 2/3 बहुमत तो होना चाहिए उपस्थिति एवं मतदान करने वालों का। थोड़ा हम आपको और इजीली समझाते हैं, फिर शुरू समझाते हैं आपको। कुल सदस्यों का बहुमत, मतलब कि अगर 400 हैं तो उसमें 201 का बहुमत, मतलब 50% से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये पहला वाला हो गया। दूसरा हो गया उपस्थित एवं मतदान करने वालों का बहुमत। उस समय सदन में जो उपस्थित हैं, जैसे अभी हम साधारण बहुमत में बताए थे, तो वहाँ बताए थे जो लोग प्रेजेंट हैं उनका बहुमत। लेकिन यहाँ पे एक नया शब्द जुड़ गया है, 2/3 बहुमत। वहाँ केवल बहुमत है, यहाँ 2/3 बहुमत है। तो 2/3 बहुमत का आप मतलब समझ सकते हैं कि जितने लोग प्रेजेंट हैं उनका 2/3 से पारित होना चाहिए। अब आगे देखते हैं दोस्तों। अब ये तो हम बता ही दिए कि जो खाली हैं अनुपस्थित हैं उनको नहीं लिया जाएगा। और 368 के अंदर जो संशोधन है संविधान संशोधन, उसमें ये लागू होता है। और खुद 368 में भी ये लागू होता है। अगर 368 में भी आपको कुछ जोड़ना घटाना है तब भी आपको इसी विशेष बहुमत की जरूरत पड़ेगी। अब इसके कुछ उदाहरण समझते हैं कि कहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो उदाहरण में सबसे पहले दोस्तों है कि मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। अगर हमें फंडामेंटल राइट्स में कोई संशोधन करना है, कोई अमेंडमेंट करना है, तब यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी इस विशेष संशोधन की, टाइप 1 की। और अगर मान लीजिए DPSP में भी संशोधन करना है तब भी इसमें है। और भी प्रावधान हम कुछ मुख्य आपको बता दिए हैं 2। अब आगे समझते हैं दोस्तों। जो विशेष बहुमत का टाइप 2 है वो क्या कहता है। इसमें अगर विशेष बहुमत या संशोधन हो रहा है जब सदन में, उसमें अगर राज्यों के भी कुछ मैटर है कि राज्यों का भी उसमें हित है, निहित या फिर कुछ जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पर राज्यों की भी सहमति ली जाएगी। दोस्तों हमारा संविधान इस तरह से देखिए कि संशोधन की प्रक्रिया एक कठोर है, इतना आसान नहीं है किसी भी चीज़ में संशोधन करना। अब देखिए जो राज्य हैं, आधे से अधिक राज्य हैं, आधे से अधिक राज्य को मनाना। पहली बात, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में गवर्नमेंट होती है, जो केंद्र सरकार होती है, मान लीजिए वो अकेला उसका बहुमत जल्दी आता नहीं है। कई सारे पार्टीज़ को बना के बहुमत मिलता है, जैसे कि NDA हो गया, UPA हो गया, ये सब गठबंधन है 10-10, 15-15 पार्टीज़ के। तो इतनी पार्टीज़ को इकट्ठा करना क्या है कि यहाँ पे तो ये केंद्र में सरकार नहीं बना पाती है पार्टियाँ, लेकिन ये राज्य स्तर पर, अपने क्षेत्रीय स्तर पर बहुत मजबूत होती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में सपा हो गई, बसपा हो गई, या फिर पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस हो गई, और भी जगह कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में अलग अलग पार्टीज़ हैं। तो वो क्षेत्रीय स्तर पर बहुत मजबूत हैं, लेकिन केंद्र स्तर पर उनका उतना बोलबाला नहीं है। तो राज्यों की सहमति लेना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये संशोधन इतने आसान नहीं है। तो इसमें दोस्तों क्या है, विशेष बहुमत में वो वाला तो लगेगा जो भी टाइप 1 में विशेष बहुमत था कि आधे से अधिक, मतलब आधे से अधिक का बहुमत, उपस्थित और मतदान करने वालों को 2/3 बहुमत, अब प्लस आधे राज्यों की सहमति इसमें इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसमें, जैसे कि अगर संघीय ढांचे से मतलब है कुछ, या फिर राज्यों की स्वीकृति के लिए समय सीमा। इसमें देखिए 2 चीज़ आपको बता देते हैं। इसमें राज्यों की स्वीकृति की समय सीमा भी नहीं है कि राज्यों के पास अगर भेजा गया है स्वीकृति लेने के लिए, उनका मन दें उनका मन न दें, तो काफ़ी टाइम भी लग जाता है कई बार राज्यों की स्वीकृति लेने में। जैसे GST वाला कानून इतने दिन तक कैसे फंसा था, उसमें राज्यों की सहमति की ज़रूरत थी, तो इतने दिन तक लटक गया, फिर धीरे धीरे करके पास हुआ। अब कुछ एग्जाम्पल समझते हैं कि इस वाले विशेष बहुमत प्लस राज्यों को अनुमति के लिए क्या एग्जाम्पल हैं। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, पहला है तो राष्ट्रपति का निर्वाचन में इसकी प्रक्रिया है। इसमें क्यों लाया गया ये, क्योंकि जब निर्वाचन होता है राष्ट्रपति का, तो हम आपको अपने पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि वहाँ पर राज्य विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो भी वोट करते हैं। तो राज्य जुड़ गए, इसलिए ये वाला संशोधन इसमें लग गया। दूसरा देखें, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये भी संघीय ढांचे से संबंधित होते हैं। इसमें भी 7वीं अनुसूची में दोस्तों ये दिया गया है कि राज्य सूची में क्या होगा, केंद्र सूची में क्या होगा, संवर्धित सूची में क्या होगा। राज्य सूची का मतलब कि किन किन विषयों पर राज्य कानून बना सकता है, किन किन विषयों पर केंद्र सूची में केंद्र कानून बना सकता है, किन किन सूचियों पर जो संवर्ती है उसमें दोनों कानून बना सकते हैं। तो इसमें 3 सूची है, 7वीं अनुसूची, इसीलिए इसको भी इसमें रखा गया क्योंकि इसमें राज्य और केंद्र दोनों का मामला है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ तक कि जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, जो संसद की शक्ति है कि क्या कैसे प्रक्रिया होगा, वहाँ भी इसकी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ये संघीय ढांचे से संबंधित मामला है। तो ये कुछ हम मुख्य एग्जाम्पल आपको लिखे हैं, इसके आप समझ सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, ये विशेष बहुमत का टाइप 3 क्या है। टाइप 3 ये है कि जैसे कि जो हमारे संविधान में चीज़ें लिखी हुई है, 2 चीज़ें हैं इसमें कि जैसे आर्टिकल 249, इसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर राज्यसभा किसी विषय पर संसद को या फिर कानून बनाने के लिए अनुमति देती है, क्या है कि जो राज्यसभा है वो राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने के लिए नियम पारित करती है। लेकिन अगर वो ऐसा कर दे कि हम ये कहते हैं कि हाँ ये संसद कानून बना सकती है इस विषय पर, तो वहाँ राज्यों की सहमति की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये 249 और 312 में क्या है, अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण करना। जैसे अभी बात चल रही है कि जैसे अभी क्या है, IAS है, IPS है, और ये सब सेवाएं अखिल भारतीय सेवाएं। अभी एक सेवा को और जोड़ने की बात चल रही है, जुडिशरी को, अखिल भारतीय जुडिशरी सेवा को, न्यायिक सेवा को। तो वहाँ पे भी जो अनुमति ली जाएगी वो 312 के तहत ही राज्यसभा अनुमति देगी, और इस अनुमति के लिए उसको चाहिए उपस्थिति एवं 2/3 का बहुमत।
अब ये उपस्थिति एवं 2/3 का बहुमत का मतलब समझिए, यहाँ ये कहने का मतलब ये टोटल का मैटर नहीं है कि राज्यसभा में कितनी सीट है उसका 2/3, नहीं नहीं, उस दिन जितने लोग मौजूद हैं उसका 2/3। और यहाँ एक बात और ध्यान रखने की जरूरत है कि जो कोरम है मतलब ये पूर्ति है, कोरम को पूरा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी सदन तभी काम करेगा जब उसका एक कोरम कंप्लीट होगा। यहाँ नॉर्मली कोरम क्या होता है, 1/10 होता है, कि मान लीजिए कि अगर 250 सदस्य हैं तो उसमें 25 सदस्यों का उपस्थिति होना अनिवार्य है, तब जाके कोरम कंप्लीट होगा और सदन की कार्यवाही चालू होगी। बिना गणपूर्ति के कोई भी कार्यवाही चालू नहीं होती सदन की। तो यहाँ ये भी चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है। दोस्तों ये बहुत अच्छे टॉपिक हैं, बहुत समझने वाले टॉपिक हैं, आप इसको ध्यान से समझिए। जल्दीबाजी में ये टॉपिक बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे, तो इनको आपको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। अब हम आगे बढ़ते हैं टाइप 4 में, कि विशेष बहुमत का टाइप 4 क्या है। टाइप 4 में देखेंगे दोस्तों, जो राष्ट्रपति व महाभियोग लगता है, अभी हम पिछले वीडियो में अपने बताए थे कि राष्ट्रपति महाभियोग कैसे लगता है, तो उसका डिटेल हम यहाँ बता रहे हैं। दोस्तों जब महाभियोग लगता है तो वहाँ पर क्या होता है कि इसकी प्रक्रिया तो किसी भी सदन में शुरू हो जाती है। तो सदन में शुरू होने के लिए जब एक सदन पास करेगा तो उसमें क्या है कि सदन की सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत होना चाहिए। अब यहाँ ये मैटर नहीं है उपस्थिति एवं मतदान करने वाला, नहीं, कुल सदस्य संख्या कि जैसे मान लीजिए 250 सदन की संख्या टोटल स्ट्रेंथ है, तो 250 का जब 2/3 हो जाएगा तब जाके राष्ट्रपति का महाभियोग जो क्रिया है वो एक सदन से पारित होगी। ऐसे जब दूसरे सदन में जाएगा, जैसे राज्यसभा से है तो लोकसभा में जाएगा, तो वहाँ भी उनका 2/3 से पारित होना चाहिए, तब जाके ये होगा। ऐसा नहीं है कि उपस्थित नहीं है, कि मतदान करने वाले नहीं है, कि रिक्त है क्या कैसे, इसका मैटर नहीं है। वहाँ पर कुल सदस्य संख्या का 2/3 से पारित होना चाहिए। अब दोस्तों 2/3 आप ऐसे निकाल सकते हैं, हम आपको एग्जाम्पल दे देते हैं, थोड़ा आप कन्फ्यूज ना हो रहे हो कहीं। जैसे मान लीजिए कि 99 सदस्य हैं, अब इसका 2/3 निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इसको 99 को 2/3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या आएगा 33 × 2, तो ये टोटल क्या आ जाएगा 66। मतलब कि अगर 66 सदस्य आ गए तब जाके वो कोई भी कानून, वो जो प्रस्ताव है, पारित हो जाएगा। तो इसके लिए आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पर कि 2/3 का पारित होना बहुत ज़रूरी है। अगर 2/3 नहीं होगा तो पारित नहीं होगा। अब 2/3 आपको निकालना ही बता दिए हम आपको, 2/3 1/3। देखिए आप गांव घर या इस जगह पर रहते होंगे तो आप ध्यान देते होंगे कि 2/3 1/3 क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, अन्य बहुमत में देखेंगे हम। ये तो इतने प्रभावी बहुमत होगा, 4 टाइप हम बता दिए आपको, लेकिन इसके आगे हम देखेंगे कि जो अन्य प्रभावी बहुमत हैं उसमें हम देखेंगे दोस्तों, एक प्रभावी बहुमत भी कहा जाता है। इसको हम समझेंगे जब हम राज्यसभा या लोकसभा के सभापति को हटाते हैं, तब यहाँ प्रभावी बहुमत की जरूरत पड़ती है। प्रभावी बहुमत में क्या है कि जो तत्कालीन सदस्य हैं, तत्कालीन सदस्य का मतलब क्या है कि अगर रिक्तियों को हम माइनस कर देते हैं तो वो प्रभावी बहुमत आ जाता है, तो टोटल संख्या आ जाती है, तो उसका बहुमत। अब उसके बहुमत का मतलब क्या है कि अब यहाँ 2/3 नहीं, वहाँ 50% का बहुमत। देखिए दोस्तों बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, एक एक जगह चीज़ें क्रिटिकल लिखी हुई हैं, तो आप उसको ध्यान से समझिए। दोस्तों एक नई चीज़ आई जीएसटी, एक भी ये अलग तरह का विशेष बहुमत है। हालांकि ये सदन में नहीं होता है, जीएसटी परिषद में इस तरह का इसका लिया जाता है, लेकिन ये बहुमत की बात चल रही है तो हम आपको बता दिए इस चीज़ को। तो यहाँ पर 3/4 बहुमत की जरूरत पड़ती है। अब 3/4 बहुमत का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि 100 सदस्य हैं, यहाँ हम लिख के बता देते हैं। जैसे मान लीजिए 100 सदस्य हैं, अब 100 का 3/4 क्या हो जाएगा, अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 75। इसका मतलब ये हुआ कि 75 लोग जब हो जाएंगे तब जाके इसका बहुमत कंप्लीट होगा, नहीं तो ये बहुमत कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो जीएसटी परिषद का ये बहुमत है 3/4, ये भी आप जान के रखिए। हम इसको अतिरिक्त जानकारी में आपको 2 बता दिए हैं, प्रभावी बहुमत और जीएसटी का विशेष बहुमत। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को समझ चुके होंगे। दोस्तों इसी तरह की वीडियो इसमें एक बार हम और आपको समराइज कर देते हैं। अगर चीज़ें आपको डिफिकल्ट लग रही हो तो यहाँ हम विशेष बहुमत को एक बार और बता देते हैं आपको, थोड़ी सी जानकारी जल्दी में, कि यहाँ कुल सदस्य संख्या का बहुमत, कुल जो सदस्य हैं उनका बहुमत। ये विशेष बहुमत क्या होता है दोस्तों, एक सदन से पारित होकर दूसरे सदन में जाता है, दोनों सदन की अनुमति अनिवार्य है। तो ये जो बात हो रही है एक सदन की हो रही है, जैसे एक सदन में होता है मान लीजिए उसी तरह दूसरे सदन में भी चलेगा, ये इंक्लूड है। ये कहने का मतलब आप समझते रहिए अंदर से। तो यहाँ कुल सदस्य संख्या का बहुमत, सदस्यों का बहुमत, फिर उपस्थिति व मतदान करने वाला का 2/3 बहुमत। यह हम आपको बता दिए हैं एग्जाम्पल। इस वीडियो को आप ध्यान से, अगर एक बार में नहीं समझ में आता 2-3 बार में समझ लीजिए, आराम से ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी की बटन को भी दबाएं, जिससे हम ऐसे वीडियो अपलोड करते रहें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।